अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वस्कुलाइटिस। ठीक है, अब वस्कुलाइटिस को करने से पहले ना हमें जो है वो वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो, हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब आर्टरीज जो है ना वो हमारे पास मस्कुलर होती हैं। ठीक है, मस्कुलर होती हैं क्योंकि उस और इलास्टिक होती हैं। मस्कुलर होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको प्रेशर को विथस्टैंड करना होता है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो वेन्स होती हैं ना वो ज़रा नॉन मस्कुलर होती हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज वो इतनी मस्कुलर नहीं होती। ठीक है, और उनकी कंप्लाइंस भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, और जो कैपिलरीज होती हैं ना इनकी मेनली एक ही लेयर होती है, वन लेयर होती है। और मेनली कैपिलरीज का क्या काम होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रेंट बिटवीन दी वेसल्स। ठीक है, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमारे पास हम आते हैं, हमारे पास लेयर्स ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ द वेसल्स में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, अब ट्यूनिका इंटिमा जो होता है ना ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली किस चीज़ से बना होता है? इंटिमा, एंडोथीलियम होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसल लेमिना होता है और फिर सब एंडोथीलियम होता है। ठीक है, अब जो एंडोथीलियम होता है ना ये स्क्वेमस सेल से बना होता है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, एंडोथीलियम। फिर मीडिया जो है ना इसमें मेनली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो एडवेंटिशिया है ना इसमें हमारे पास कोलोजीनियस एंड इलास्टिक टिश्यू लेयर होती है। ठीक है, कोलोजीनियस एंड इलास्टिक टिश्यू लेयर होती है। इसके अलावा जो है ना इसी एडवेंटिशिया में हमारे पास एक होता है वेजा वेजोरम। ठीक है, वेसल ऑफ द वेसल, मतलब वो वेसल्स जो ब्लड वेसल को सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें होती है नर्वाए वस्कुलरिस, वो नर्व्स जो हमारे पास वेसल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, जो इसकी कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन वगैरह कॉज करती हैं। तो एडवेंटिशिया में हमने क्या पढ़ा है? कोलोजीनियस एंड इलास्टिक टिश्यू लेयर होती है। ठीक है, और वेजावेजोरम एंड नर्वाए वस्कुलरिस। ठीक है, अच्छा, अब जो इंटिमा और मीडिया है इसके बीच में इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है एंड मीडिया एंड एडवेंटिशिया के बीच में एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होता है। ठीक है, और जो एडवेंटिशिया है उसके बाहर जो होता है ना हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रॉपरली वस्कुलाइटिस पे। ठीक है, वस्कुलाइटिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, वेस मतलब वेसल्स एंड लाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इस वस्कुलाइटिस में होता क्या है कि हमारे पास इसमें मेनली जो है ना 2 टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एक जनरल सिम्टम्स होते हैं, एक स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जनरल सिम्टम्स हमारे पास हर वस्कुलाइटिस में प्रेजेंट होते हैं और इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज की वजह से होते हैं। जो सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर हो सकता है, मलेज हो सकता है जिसमें वीकनेस एंड फटीग होता है। इसके अलावा मायल्जियास हो सकते हैं जिसमें मसल पेन्स हो सकते हैं एंड आर्थ्राल्जिया मतलब जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं ना ये इंडिविजुअली हर जो टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हमारे पास जो है ना वेसल्स हैं, वेसल्स जब वेस्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी तो वेसल्स कमज़ोर हो जाएगी और पतली हो जाएगी, जगह उसमें कम रह जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस्कीमिया भी हो सकता है, इट कैन लीड टू इस्कीमिया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास टिश्यू डैमेज होता है तो अल्टीमेटली हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिपेयर के बाद फाइब्रोसिस होती है जिसकी वजह से वेसल की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले इतना स्पेस था अब इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोसिस भी होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग पाथवे। ठीक है, कोगुलेशन पाथवे। ठीक है, कैस्केड। ठीक है, अच्छा, अल्टीमेटली स्पेसिफिकली हमारे पास इसमें क्या होता है, इन्फॉक्शंस होते हैं एंड पेन्स होते हैं। तो हमने क्या जनरल सिम्टम्स पढ़े जिसमें फीवर, मलेज, माइल्जिया एंड आर्थ्रल्जिया पढ़ा, और स्पेसिफिक सिम्टम्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने इंजरी पढ़ी, रिपेयर, फाइब्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस वगैरह पढ़ा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी वास्कुलैरिटी पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग
वैस्कुलैरिटीज़ को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक हम लोग उसकी साइज़ की बेसिस पे, वेसल साइज़ की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे स्मॉल साइज़ वेसल्स होती हैं, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़ वेसल की क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर लेंगे और रॉबिन्स में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको वेसल की साइड की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व है, या अगर कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, या टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है, या फीमोरल आर्टरी, वट एवर इट इज़, ठीक है। इसके अलावा हम उसको हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि न्यूट्रोफिलिक है, कि यूसिनोफिलिक है, कि ग्रैनुलोमेटस है, कि हमारे पास लिम्फोसिटिक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पैथोजेनेसिस की वजह से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास रूट इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। एंड देन वी कैन be able to we can also classify it on the basis of the etiology, ठीक है। अब जब आप etiology की बेसिस पे इसे क्लासीफाई करते हो तो हमारे पास दो कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। इन्फेक्शनस कॉजेज़ हो सकती हैं एंड नॉन इन्फेक्शनस कॉजेज़ हो सकती हैं। अब इन्फेक्शनस कॉजेज़ में मेनली हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाइज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कॉमन नहीं होता इन्फेक्शनस। और डिफरेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास फंजाई है वो है एस्परगिलस एंड म्यूकर, ठीक है। अल्टीमेटली जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती हैं, सेप्टिक एम्बोलाई बन सकता है एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप नॉन इन्फेक्शनस की बात करो ना, तो नॉन इन्फेक्शनस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इम्यून मीडिएटेड है और एक हमारे पास इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब जो इम्यून मीडिएटेड है वो हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि दो कॉजेज़ हो सकती हैं नॉन इन्फेक्शंस में, इम्यून मीडिएटेड एंड इंजरी। इंजरी में हमारे पास केमिकल इंजरी हो सकती है, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, रेडिएशन हो सकती हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, इसके अलावा ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ना, वो हमारे पास वेसल साइज़ की बेसिस पे वेस्कुलाइटिस की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं पैथोजेनेसिस पे, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस जो है ना, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें याद रखनी हैं। एक हमने कह दिया था ऑलरेडी इन्फेक्शनस, एक दूसरा हम लोगों ने कहा था इंजरी, ठीक है। थर्ड हमने कहा था इम्यून मीडिएटेड, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग इन्फेक्शनस और इंजरी की बात करें तो जब वो हो जाते हैं तो वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, रिपेयर होती है, फाइब्रोसिस होती है, कोगुलेशन वगैरह होती हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइब्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस वगैरह नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्यून मीडिएटेड की बात करो ना, ये थर्ड हो गया ना पैथोजेनेसिस में। इम्यून मीडिएटेड में हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वास्कुलाइटिस, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स कैसे कहते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी ब्लड वेसल एंडोथेलियम, यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं और एंटीजन इसके साथ आके अटैच हो गया, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इम्यून कम्प्लेक्स में हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि डीएनए के अगेंस्ट एंटी डीएनए बन गया, या हमारे पास बॉडी की डिफरेंट ड्रग्स हम लोग लेते हैं या सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं उसके अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बनती हैं। या हमारे पास वायरल प्रोटीन्स जैसे हेपेटाइटिस बी जो है उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट की वजह से हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेशन होती है, कंप्लीमेंट सिस्टम्स की एक्टिवेशन होती है, अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनता है, एंजाइम्स बनते हैं एंड एंडोथेलियल इंजरी होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है इस की पैथोजेनेसिस में हम लोगों ने इम्यून मीडिएटेड में कर लिया इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है एनका क्या होता है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी मीडिएटेड वास्कुलैरिटी, ठीक है। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी मीडिएटेड वास्कुलैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एंटी न्यूट्रोफिल है, इसको आप एनका भी कहते हो, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब कि ऑटो इम्यून डिजीज़ टाइप सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक हमारे पास एंटी प्रोटीनेज होता है और एक एंटी माइलोपेरोक्सीडेज होता है, ठीक है।
अच्छा, अब ये डिफरेंट जो एंटीबॉडीज़ हैं ना, एंटी प्रोटीनेज को आप CN का कहते हो और एंटी माइलोपेरोक्सीडेज को आप PN का कहते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हमारे पास डिस्ट्रक्शंस कराते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ कराते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है इसमें एंटी एंडोथेलियल सेल मीडिएटेड, ठीक है। थर्ड हमारे पास है एंडोथेलियल सेल मीडिएटेड। फर्स्ट में हमने इम्यून कम्प्लेक्स पढ़ा था, सेकंड में हम लोगों ने जो है वो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक कम्प्लेक्स पढ़ा था और थर्ड हम लोग एंटी एंडोथेलियल सेल मीडिएटेड करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो या तो डायरेक्ट एक्शन करती हैं या तो वो इनडायरेक्ट एक्शन करती हैं। अगर वो डायरेक्ट एक्शन करेंगी तो डायरेक्टली हमारे पास साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगी और एंडोथेलियल सेल्स की एपोप्टोसिस करवाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट एक्शन करेंगी तो पहले वो हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोसाइट एडिशंस होंगी और कोगुलेशन कैस्केड्स बनेंगे, थ्रोम्बोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोटिक वो सारा कुछ जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिफिक पैथोजेनेसिस हो गई है, ठीक है, ओवरऑल पैथोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली वास्कुलाइटिस की जितनी भी टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक यू।